हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो शिक्षक भर्ती या फिर ऑल ओवर टेट्स, चाहे वो सेंट्रल टेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो, की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कापी और पेन लेकर के बैठिए, अपने आंसर जो है लिखते चलिएगा और क्वेश्चन के साथ अपने आंसर कमेंट करते चलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बालक को सर्वप्रथम किस रूप में समझा जाना चाहिए? ए है निष्क्रिय श्रोता, बी सक्रिय ज्ञान निर्माता, अनुकरणकर्ता या फिर पुरस्कार निर्भर शिक्षार्थी। देखिए, जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो सक्रिय ज्ञान का निर्माण करने वाला होता है। उसको वातावरण के साथ छोड़ दीजिए तो वो अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो खुद कर लेगा। तो हमारे जो पहले प्रश्न का आंसर है वो हो जाएगा बी, सक्रिय ज्ञान निर्माता। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, पियाजे के सिद्धांत का मुख्य संबंध किससे है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे के सिद्धांत का मुख्य जो संबंध है वो हम सभी जानते हैं कि पियाजे ने नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जितना कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? शिक्षक के व्याख्यान द्वारा, वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा, केवल परिपक्वता द्वारा, केवल आनुवंशिकता द्वारा। पियाजे जो है वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा। चलिए आगे देखते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की मूल इकाई क्या है? प्रेरणा, स्कीमा, बुद्धि लब्धि या फिर अभिप्रेरणा। तो पियाजे का जो टर्म है वो स्कीमा है और मानसिक विकास, मानसिक संरचना की जो मूल इकाई है उसको पियाजे ने स्कीमा कहा है। चलिए आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, बच्चा कुत्तों को देखकर जानवर की अवधारणा बनाता है और बाद में बिल्ली को भी उसी श्रेणी में रखता है। यह किसका उदाहरण है? समायोजन, संतुलन, आत्मसातकरण या फिर संरक्षण। तो देखिए, बच्चा सबसे पहले कुत्ते को देख रहा है और कुत्ते को देखकर, कुत्ते की क्वालिटीज़ को देखकर, जैसे उसने कुत्ते में 4 पैर देखे होंगे, 2 कान देखे होंगे, तो इस तरह से उसने कुत्ते को देख करके जानवर की अवधारणा बनाई। अब वो फिर बिल्ली को देख रहा है, बिल्ली को देखकर भी बिल्ली के 2 कान देखे होंगे, 4 पैर देखे होंगे, तो बिल्ली को भी वो जानवर की श्रेणी में ही रख रहा है। बिल्ली और कुत्ता में वो डिफरेंट नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ जो है ये पियाजे के अनुसार किसका उदाहरण है? तो ये जो है आत्मसातकरण या फिर एसिमिलेशन का उदाहरण है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, बच्चा सभी उड़ने वाली वस्तुओं को पक्षी समझता है लेकिन बाद में चमगादड़ को अलग श्रेणी में रखता है। यह किसका उदाहरण है? देखिए, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा सभी उड़ने वाली चीज़ों को देख रहा है और उनको पक्षी समझ रहा है। अब हो सकता है उसने पतंग को देखा हो तो उसको भी पक्षी समझ रहा है, लेकिन फिर उसने चमगादड़ को देखा और चमगादड़ को वो पक्षी से अलग श्रेणी में रखा है। मतलब वो अपने एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहा है, उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा है। तो फिर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा समायोजन या फिर एकोमोडेशन का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा, आत्मसातकरण और समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के मध्य संतुलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संरक्षण, क्रमबद्धता, संतुलन या फिर वर्गीकरण। तो बैलेंसिंग बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन जो है वो हमेशा से संतुलन या फिर इक्विलिब्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संतुलन या फिर इक्विलिब्रेशन। ठीक है, समायोजन और आत्मसातकरण के बीच में संतुलन की स्थिति। तो ये जो है संतुलन, इसको संतुलन ही बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इसको बोला जाता है इक्विलिब्रेशन। तो इंग्लिश टर्म्स को भी याद रखना है ताकि ये आपकी जो इंग्लिश पेडागोजी का पोर्शन होगा उसमें भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा, संवेदी क्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि पियाजे ने जो है 4 स्टेज थ्योरी दिया है। सबसे पहले है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका एज ग्रुप भी दिया हुआ है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो है वो पियाजे की अवस्था सिद्धांत का पहला है। इसका जो एज ग्रुप है वो है 0 to 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, संवेदी क्रियात्मक अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, वर्गीकरण, क्रमबद्धता। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है। 0 से 2 वर्ष के बच्चे
अगर आपने कभी नोटिस किया होगा अपने घरों में या फिर अपने आसपास अपने रिश्तेदारी में भी अगर छोटे बच्चे होंगे उनको आप नोटिस करते होंगे, तो कई बार क्या होता है कि घर के बड़े लोग कोई वस्तु जो है बच्चे को देते हैं और कुछ समय बाद बच्चा जो है उस वस्तु को फिर से पाने की जिद करने लगता है, लेकिन जब बड़े क्या करते हैं उस वस्तु को छुपा देते हैं, तो बच्चा उस वस्तु को फिर से ढूंढने लगता है। कहने का मतलब ये है कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था की जो एज ग्रुप है वो 0 से 2 वर्ष है। शुरुआती 1 साल में बच्चा ये समझता है कि उसके सामने जो चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें वास्तविकता में है, लेकिन उसके आँख से जो चीज़ें दूर हो गई वो चीज़ें नहीं होती हैं। ये चीज़ जो है बच्चा समझता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतते जाता है, बच्चा 1.5 साल लगभग 2 साल का होने लगता है, तो फिर उसके बाद अगर बच्चे के सामने से कोई चीज़ छुपा भी दी जाती है तो बच्चा जो है उस चीज़ को ढूंढ निकालता है। तो धीरे धीरे वो समझने लगता है कि चीज़ें हमारी आँखों के सामने ना हो तो भी वो चीज़ें जो हैं वास्तविकता में होती हैं। तो ये जो है ये वस्तु स्थायित्व या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा, बच्चा छिपी हुई वस्तु जैसे गेंद को ढूंढने लगता है, यह किस अवधारणा का प्रमाण है? अभी मैंने बताया कि कोई चीज़ अगर छुपा दिया जाए तो बच्चा उसको फिर से ढूंढने लगता है या फिर ढूंढ निकालता है। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट परमानेंस या फिर वस्तु स्थायित्व का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। अपना उत्तर कमेंट करते चलिए। मैं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होंगी और आपके एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो अपना आंसर भी साथ में कमेंट करते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 18 वर्ष। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा बोल रहे हैं, ये पियाजे के अवस्था सिद्धांत की या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था है और हम सभी जानते हैं कि दूसरी अवस्था की जो आयु सीमा है वो कितनी है? 2 से 7 वर्ष। तो 2 से 7 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा विकास का प्रमुख कारण क्या है? प्रतीकात्मक चिंतन, संरक्षण, प्रतिलोमता या फिर वर्गीकरण। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है। 2 से 7 वर्ष के बच्चे जो है वो भाषा और प्रतीकात्मक चिंतन के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक चिंतन। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी तरह के MCQs वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यू आने वाले हैं, जो आप लोगों के शिक्षक भर्ती और ऑल ओवर टेट्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बच्चा मानता है कि चांद उसके साथ साथ चल रहा है, यह किसका उदाहरण है? तो अक्सर हम भी जब छोटे थे तो हमको भी ऐसे लगता था कि चांद जो है हमारे साथ साथ चल रहा है। तो ये जो है ये है ईगोसेंट्रिज्म या फिर आत्मकेंद्रितता का एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक हो गया है कि चांद जो है उसके साथ साथ चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, गुड़िया या खिलौने को जीवित समझना किसका उदाहरण है? अक्सर जब बच्चे को किसी चीज़ से चोट लग जाती है, जैसे किसी कुर्सी से या फिर टेबल से बच्चा टकरा गया, उसको चोट लगी, वो रोने लगता है, लेकिन तभी क्या होता है, घर के बड़े जो हैं उस कुर्सी या टेबल को या फिर जो भी निर्जीव वस्तु होगी उसको मारने की एक्टिंग करते हैं। तो ये देखकर बच्चा जो है शांत हो जाता है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण? बच्चे को लगता है कि कुर्सी या टेबल जो है उसको भी चोट लगी, अगर मुझे चोट लगी है तो कुर्सी या टेबल को भी चोट लगी है, तो बच्चा इससे जो है शांत हो जाता है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये जो है ये जीववाद या फिर एनिमिज्म का उदाहरण है। बच्चे को लगता है कि उन निर्जीव चीज़ों में भी जान है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं फिर प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या होती है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसकी आयु सीमा जो है क्या होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या फिर 11 से 18। सही उत्तर इसका 7 से 11 वर्ष। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या है इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर है वो है पियाजे की तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है?
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की आखिरी अवस्था है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? मूर्त वस्तुओं पर निर्भरता, अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन, आत्मकेंद्रितता या फिर ईगोसेंट्रिज्म और फिर जीववाद या फिर एनिमिज्म। तो ईगोसेंट्रिज्म या और जीववाद या फिर एनिमिज्म, ये जो है जीववाद या एनिमिज्म, ये तो हमारा संवेदी क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ईगोसेंट्रिज्म जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता जो है वो है अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की ये विशेषता है। अब प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है? निष्क्रिय श्रोता, अनुकरणकर्ता, नन्हे वैज्ञानिक, अंतर्मुखी। तो पियाजे की थ्योरी किस पे बेस्ड है? बच्चों पे बेस्ड है। और पियाजे जो है वो क्या बोलता है कि बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और नई नई चीज़ों की खोज को खुद कर सकते हैं। तो उन्होंने नन्हे वैज्ञानिक कहा है बच्चों को। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, अपरिचित चिंता, स्ट्रेंजर एंजाइटी पियाजे के किस अवस्था की विशेषता है? अक्सर हम घरों में देखते हैं, रिश्तेदारों में देखते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अजनबी चेहरों को देखकर डरने लगते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये कौन सा स्टेज की विशेषता होगी? ये है हमारे संवेदी क्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था की। आगे चलते प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्या अर्थ है? नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ना, स्कीमाओं को व्यवस्थित और अंतः संबंधित करना, व्यवहार को पुरस्कार से जोड़ना, बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाना। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोगों का क्या आंसर है इसमें। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है स्कीमाओं को व्यवस्थित और अंतः संबंधित करना। प्रश्न नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, स्कीमाओं को व्यवस्थित और अंतः संबंधित करना। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? या फिर पियाजे ने जिस चीज़ को सबसे कम महत्व दिया है अपने थ्योरी में, क्या चीज़ है वो? गतिविधियाँ हैं या फिर भौतिक विषयों के साथ अनुभव है, सामाजिक भाषा या सामाजिक संवाद है या फिर परिपक्वता है? तो पियाजे ने गतिविधियों को इम्पोर्टेंस दिया है, भौतिक विषयों के साथ अनुभव को भी इम्पोर्टेंस दिया है और परिपक्वता को भी इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन सामाजिक भाषा या सामाजिक संवाद को पियाजे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सामाजिक भाषा या सामाजिक संवाद को वाइगोत्स्की ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। जब हम वाइगोत्स्की के MCQs करेंगे तो उसमें ये चीज़ें हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बी है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सी है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी क्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी। इसका जो सही आंसर है वो है सी, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके एज ग्रुप की बात करें तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष का होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष का होता है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे का होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं फिर प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, जब बच्चा यह समझ जाता है कि पानी को बर्फ़ में और फिर से बर्फ़ को पानी में बदला जा सकता है तो वह पियाजे की किस विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है? क्या ये जीववाद का एग्जाम्पल है या फिर संरक्षण का है या फिर प्रतिवर्ती चिंतन का है या फिर केंद्रीकरण का है? एनिमिज्म, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी या फिर सेंट्रेशन, किसका एग्जाम्पल है ये? जल्दी से कमेंट कीजिए। साथियों ये जो एग्जाम्पल है ये है प्रतिवर्ती चिंतन या फिर रिवर्सिबिलिटी का। ठीक है, इसमें बच्चा जो है रिवर्स थिंकिंग करना शुरू कर देता है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 25 जो कि हमारे आज के MCQs का लास्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलेंगे और देखेंगे कि उसका जो सही
आंसर है वो क्या होगा। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, स्कीमा का अर्थ क्या है। स्कीमा से आप लोग क्या समझते हैं। पियाजे का टर्म है स्कीमा। अब स्कीमा से क्या समझ में आता है। क्या सीखने की प्रक्रिया है या फिर मानसिक संरचनाएं हैं जो ज्ञान को व्यवस्थित करती हैं, या फिर शारीरिक ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, या फिर सीखने की एक प्राकृतिक विधि है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मानसिक संरचनाएं जो ज्ञान को व्यवस्थित करती हैं। तो साथियों, इस तरह से हमने पियाजे के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया है विथ एक्सप्लेनेशन। हमने कोशिश की है कि चीज़ें आप सभी को समझ में आए और आप सभी जो है अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की MCQs वीडियोस हमारे चैनल्स पर डेली अपलोड होने वाली हैं, जो कि आपकी शिक्षक भर्ती और ऑल ओवर टेट्स, चाहे वो सेंट्रल टेट हो या फिर कोई भी स्टेट टेट हो, इन सभी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और आपकी तैयारी में ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो से संबंधित कोई भी राय या सुझाव होगा वो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है साथियों, अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो और MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।